नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम प्रारंभ करते हैं अपना एक और नया सब्जेक्ट हिस्ट्री। दोस्तों, मैं आपको हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं और आप निश्चित हो जाएं कि जो मैं हिस्ट्री आपको जितना पढ़ा दूंगा उसमें से आपको 99% तक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इसके एमसीक्यू लगाएंगे चैप्टर वाइज। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे हम इसके एमसीक्यू लगाते जाएंगे। दोस्तों, हम आरआरबी एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल और आपका आरआरसी ग्रुप डी, इन तीन एग्जामों को मेनली इन तीन एग्जामों को टारगेट करते हुए हम अपना जीएस पढ़ेंगे। और हम जो एमसीक्यू लगाने वाले हैं हिस्ट्री के, वो मोस्ट ऑफ द केस में हम रेलवे के ही लगाने वाले हैं। तो रेलवे में जितने भी प्रीवियस पेपर आए हैं, जो भी क्वेश्चंस आए, हम सारे के सारे एक एक करके उनको लगाएंगे। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे, अपनी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ करेंगे। और दोस्तों, हिस्ट्री को तीन पार्टों में बांटा गया है। एक प्राचीन हिस्ट्री, और एक मिडेवल, और एक मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी आप प्राचीन हिस्ट्री को पढ़ने वाले हो, जिसमें आप बहुत पुराना पढ़ने वाले हो प्रीवियस ईयर में जाके। तो दोस्तों, आज से हम प्रारंभ करते हैं। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जितना हो सकते हैं, जिससे कि मैं आपको और तेजी से नए वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूंगा। और अब हम अपना सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो हम प्रारंभ करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता यानी अब से, यानी अभी 2025 से पहले जाते हैं, यानी 2025 साल पहले चले जाओ। फिर उसके और बैक में जाओगे, यानी दोस्तों जब ईसा मसीह का जन्म होता है, ध्यान से समझना दोस्तों। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ, उसके बाद की जो डेटें हैं वो डेटें लेंगे अपन पॉजिटिव, यानी इनमें लिखा जाएगा ईसा, यानी ईसवी। और इससे पहले जो चलेगा ईसा मसीह के जन्म के, उसे लगेंगे ईसा पूर्व। ओके दोस्तों, तो ईसा मसीह के जन्म की पहले की जो ईयर चलेंगी वो चलेंगी आपकी ईसा पूर्व में। और ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद की जो डेट चलेंगी वो ईसवी में चलेंगी। तो जैसे अभी आप 2025 चल रहे हो, तो इसके बाद 2026 आएगा, 27, 28, 29, 30। तो ये पॉजिटिव वे में बढ़ते जा रहे हैं आप, यानी ईसा मसीह से आप 2025 आ गए। ईसा मसीह के जन्मदिन से कितना हो गई 2025, फिर ईसा मसीह के जन्मदिन से कितना आएगा 2026, फिर ईसा मसीह के जन्मदिन से 2027। अब इधर जो डेट चलेंगी वो अलग तरीके से चलेगी, इधर डेट घटेंगी। जैसे इसका मतलब ईसा मसीह से 400 साल पहले, ईसा मसीह से 300 साल पहले, ईसा मसीह से 200 साल पहले, ईसा मसीह से 100 साल पहले। तो इधर क्या होंगी, डेट घटती जाएंगी और इधर की तरफ डेट बढ़ती जाएंगी। तो आप ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं ईसा पूर्व लिख रहा हूं तो इसका मतलब ईसा मसीह से, यानी अब से 2025 साल पहले और उसके भी और पहले। तो वो इस तरह से डेटें चलेंगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी अब से कितनी साल हो गई है। तो ये सन 2500 ईसा पूर्व से लेके सन 1750 ईसा पूर्व तक ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर निवास करती थी। तो इसी सभ्यता को आप पढ़ने वाले हो, सिंधु घाटी सभ्यता। तो कैसे हो गया, यानी अब से 2025 साल जाएंगे पहले की घटना है। और उस दो ईसा मसीह के जन्मदिन हो गए, यानी 2025 तो वर्ष ये हो गई। और इसके पीछे 2500 साल पीछे और चले जाएंगे, तब की कहानी बता रहे। तो लगभग 2000 और प्लस 2500, यानी अब से अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग आप कह सकते हो 2000 ये हो गया, 2500 ये हो गया, लगभग 4500 वर्ष पहले की कहानी आप पढ़ने वाले हो, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता से हम जो चलेंगे वो इस तरह चलेंगे, ईसा मसीह के जन्मदिन पे आएंगे और फिर ईसा मसीह के जन्मदिन से आपकी डेटें आगे की तरफ बढ़ेंगी। तो हम प्रारंभ करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों। तो यहाँ से इतिहास, यानी हम अपना बहुत प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से प्रारंभ करें, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्वेश्चन आता है कि कब से कब तक ये रही थी, यानी कब से कब तक ये सभ्यता का अस्तित्व रहा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता चलता है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। देखो, मैंने आपको बताया था इधर की तरफ जो डेटें चलेंगी वो घटती जाएंगी, यानी यानी ये 2500 से लेके
1750 तक ये रहा थी सभ्यता। फिर इसके बाद ऐसे आएंगे तो ईसा मसीह का जन्म आ जाएगा और फिर ये डेटें चलेंगी ईस्वी में, जो कि अब अपन देखते हैं इस तरह से। तो सब 2500 से लेके 1750 ईस्वी तक ये रही थी, लगभग आप कह सकते हो 1000 साल से थोड़ा सा कम, लगभग 800 साल ये सभ्यता रही थी। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर आपसे ये युग पूछा जाता कि किस युग की सभ्यता थी, तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। जैसे अपन कहते हैं अभी कलयुग चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से उस जमाने को कौन सा जमाना कहा जाता है? कांस्य युग, क्योंकि कांसा ज्यादा यूज होता था उस जमाने में, तो ये कांस्य युग था। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा। याद रखना दोस्तों, जितना भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं बहुत ज्यादा इतिहास नहीं पढ़ाने वाला। देखो पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाली है, सीधे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो आप कह सकते हो कि मैं एक तरह से क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, और इसी क्रैश कोर्स से आपको सारा का सारा एग्जाम में मिल जाएगा। अब निश्चित हो जाए। देखो हम कोई आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे, और ना ही कोई हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमें देना है रेलवे। हालांकि आप निश्चित होकर रहो कि इनके भी क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे, लेकिन मैं फिर समझा रहा हूँ कि हमें केवल अपने एग्जाम को टारगेट करके पढ़ना है। जो हमारे एग्जाम में आएगा वो लगभग मैं आपको सारा का सारा कंप्लीट करा दूंगा। तो आप ध्यान से देखें। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहला क्वेश्चन यही बनता है कि किस युग की सभ्यता है, तो ये कांस्य युग से संबंधित रखती है। हड़ आगे बढ़ते हैं इसमें। हड़प्पा तथा सिंधु घाटी का उदय, यानी इसी को बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। अभी बताऊंगा हड़प्पा नाम कैसे पड़ा है इसका। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उदय भारत के पश्चिम उत्तर भाग में हुआ। कौन से में पश्चिम उत्तर का मतलब, जैसे आप ये भारत का मैप देखते होंगे इस तरह से दोस्तों, जैसे आप भारत का ये मैप देखोगे इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा गंदा सा मैप बना है, थोड़ा सा ऐसे देख लो आप। और ये भारत का आप इस तरह से मैप देखोगे, तो इसे मैं डिवाइड कर दूं बीच में से, तो ये भाग हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। तो ये जो सिंधु नदी है, ये जो सिंधु नदी आप देखोगे ना, यहाँ से ऐसे जो पाकिस्तान से होके गुजरती है, ये है पूरा पाकिस्तान आपका। तो ये जो सिंधु नदी है, इसके आसपास जो मिलेगी, ये कहाँ कौन सी जगह है ये पूरी आसपास, तो आप कहोगे ये पश्चिम हो गया और ये उत्तर हो गया। तो ये जगह पूरी जो पड़ जाएगी ये पश्चिम उत्तर कहलाएगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उदय आपको कहाँ मिलता है? पश्चिम उत्तर भाग में हुआ। यह सभ्यता अपने विशिष्ट नगर योजना, जितना मैंने ये डार्क कर रखा है ये अपने आप में क्वेश्चन है, आप विशेष याद रखना है इनको। तो इसके लिए ये अपने विशिष्ट नगर योजना तथा जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। देखो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सोच के देखो अब से कितने साल पहले, लगभग 4500 साल पहले किस तरह के लोग रहते होंगे, जो बिल्कुल एकदम जल निकासी के लिए एकदम बढ़िया सिस्टम था। शहर में बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं भरता था, बिल्कुल तरीके से शहर बसाए जाते थे, कोई भी ऐसे ही उल्टा सीधा घर नहीं बना के। तो आप सोच के देखो कि 4500 साल के लोग कितने सभ्य लोग थे वो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। तो इसलिए ये बार बार पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, बहुत ही डेवलप सभ्यता, आज से लगभग 4500 साल पहले। आगे बढ़ते हैं आप, देखते हैं मुख्य व्यवसाय। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता था वो व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय व्यापार बहुत करते थे। अब ये देखो व्यापार कहाँ से करते थे, अभी बताएंगे। तो प्राप्त अवशेष, यानी यहाँ से जो प्राप्त अवशेष है मोस्ट ऑफ द केस में ये खुदाई से ही मिले हैं। तो जब खोद जमीन खोदी गई, तो खोदने के बाद आपको उस मोस्ट अवशेष कहाँ से मिले? खुदाई से मिले। किस किस के मिले हैं आपको? हाथी के अवशेष मिलते हैं, घोड़े के अवशेष मिलते हैं, गाय और बैल तो एक ही हो गया, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है। तो देखो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट है ये भी। आपसे पूछा जाता है कि प्राप्त अवशेष में कौन से जानवर के अवशेष नहीं मिले, तो गाय बैल के मिले हैं और हाथी और घोड़े के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। मैंने दोस्तों जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस केवल वही लिखे हैं, और उन्हीं उन्हीं से क्वेश्चन आता है। वरना सिंधु घाटी सभ्यता पे तो न जाने कितना लिखा जा सकता है, एक पूरी किताब भी लिखी जा सकती है, लेकिन वो सब अपने सिलेबस में नहीं आएगी, यानी आपके एग्जाम में तो नहीं आने वाली। तो जितना आने वाला है मैं बस आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए आप याद रखना इसका हर एक पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है।
सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये याद रखना आप। इसको हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है अभी आगे बताएंगे। सिंधु सभ्यता को आद्र इतिहास काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो का मतलब बहुत पहले का, बहुत पहले स्टार्टिंग माना जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखा गया है, यानी बहुत पहले। सर्वप्रथम चार्ल्स मेनन ने 1826 में हड़प्पा यानी इसी को कहते हैं सैंधव सभ्यता का पता लगाया। ये हड़प्पा जगह कहाँ है, तो देखो, अब आप देखोगे जैसे सिंधु नदी आपकी निकल के आती है, यहाँ से आती है झेलम, और यहाँ से आती है ऐसे सतलज नीचे से। तो आपको यहीं पर आपको रावी नदी भी मिलेगी। तो रावी और दो इधर ब्यास भी मिलेगी, झेलम भी मिलेगी, सतलज भी मिलेगी। तो जो पाकिस्तान वाला एरिया है, पाकिस्तान के, अभी मैं डायग्राम से ये बता दूंगा आपको, आगे डायग्राम भी मिल जाएगा। देखो ये रहा जैसे, हाँ, ये देखो ये है वो जगह हड़प्पा। एक बार इन मैप को देख ले आप ध्यान से। देखो ये है आपकी रिवर, कौन सी, सिंधु रिवर, जो आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। और ये जो है ना, ये अपना प्यारा भारत है, ये वाला। और इधर का जो एरिया है ये पूरा पाकिस्तान है। अब आप यहाँ इधर देखना, सबसे पहले तो ये सिंधु नदी आ रही है जो चाइना से होते ऐसे कश्मीर से होते हुए निकलेगी ये, ठीक है। यहीं से आपके श्रीनगर से होते हुए यानी कश्मीर में से ही निकल के आएगी झेलम ऊपर से। ये झेलम आ रही है, पाकिस्तान में एंटर कर गई, ठीक है। इसके नीचे से ही आ रही रावी नदी, ये। और ये रावी नदी किसमें मिलेगी, झेलम में, क्योंकि झेलम बड़ी नदी इसलिए झेलम के नाम से जानी जाएगी आगे। फिर ये नीचे से इसके और आ रही है चिनाव नदी, ये चिनाव नदी। तो रावी नदी और चिनाव नदी के बीच में ये जगह पड़ती है झेलम। तो ये इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है ये, लेकिन है किसमें, पाकिस्तान में। तो आपसे ये पूछा जाता है कई बार कि ये जो 6 साइड दिख रही है आपको, जो जो मैंने डार्क कर रखी है रेड रेड, इनमें से 3 पाकिस्तान में है और 3 अपने प्यारे भारत में है। तो वो 3 पाकिस्तान में कौन सी है और भारत में कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। तो हड़प्पा से क्वेश्चन एक तो ये पूछा है कि हड़प्पा कहाँ है, इंडिया में है या भारत में है। तो आपका आंसर, सॉरी, इंडिया में है या पाकिस्तान में है, तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान। अच्छा, ये सबसे नजदीक कौन सी है बॉर्डर की, तो सबसे नजदीक बॉर्डर की साइड है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। किन 2 नदियों के बीच में है, तो रावी और चिनाव के बीच में। अब देखो, यहाँ से ये नदी आएगी, ये चिनाव नदी आएगी और इसमें जाके मिल जाएंगी ये, मिल जाएंगे। जैसे ही और आगे बढ़ेंगे तो फिर इसी नदी के किनारे आपको यहाँ पर जगह मिलेगी मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदारो, ये जगह मिलेगी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के नीचे जब और जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर जगह मिलेगी, ये भी पाकिस्तान का, ये सिंध प्रांत। और यहाँ पर मिलेगी चहुंदड़ो। तो मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और हड़प्पा, ये 3 साइट याद रखना। और ये तीनों की तीनों साइटें आपको कहाँ मिलेंगी, पाकिस्तान में। अच्छा, ये एरिया पूरा पाकिस्तान का है, ये वाला एरिया। इसके जो पास में है, यहीं पर आपको ईरान मिल जाएगा और यहाँ ऊपर आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान, जो तालिबान वाला आपने सुना होगा। तो इधर आपको अफगानिस्तान मिल जाएगा, ये वाला। और ये बिल्कुल किनारे पे जाके थोड़ा सा एरिया में लगता है ईरान का। तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैप देखेंगे, इंडियन मैप, तो समझ आ जाएगा आपको। अब मैं थोड़ा सा इन शहरों के बारे में भी बात करूंगा अभी आगे चल के। पहले इसको देख लेते हैं, पॉइंटों को। आप वापस से आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या है, व्यापार। प्राप्त अवशेष क्या है, हाथी घोड़ा और बैल गाय। याद रखना, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी कहा जाता है, इसी का नाम है सैंधव सभ्यता। सिंधु सभ्यता आदि यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में से रखा गया है। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, चार्ल्स मेनन ने। कब की थी, 1826 में। ये डेट उतना इंपोर्टेंट नहीं है पर ठीक है, पढ़ लेना आप। तो चार्ल्स मेनन बहुत इंपोर्टेंट है, तो चार्ल्स मेनन ने हड़प्पा की खोज की थी, या सैदव सभ्यता इसे कहा जाता है। आगे चल के आगे बढ़ते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, देखो दोस्तों, इंडिया में क्या है, धीरे 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 रेलवे की खुदाई रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही है, तो उसके लिए खुदाई की जा रही थी। तो जब खुदाई की जा रही थी तो खुदाई में ये सारी चीजें ज्यादातर मिली हैं आपको। तो इसीलिए आपको ये जो सिंधु सभ्यता की ज्यादातर चीजें हैं वो खुदाई से प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। तो 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन मार्शल।
यानी पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद कौन थे वो? दयाराम साहनी। ये नाम इंपोर्टेंट याद रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता के अवशेषों का पता लगाया, जिसके आधार पर इसे किस क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। तो मैंने यही चीज यहाँ पर लिख दी है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स मैनन उस समय अध्यक्ष थे और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। याद रखोगे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज अगर चार्ल्स मेनन आता है तो भी ठीक है, और दयाराम साहनी आता है तो भी ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि ये अध्यक्ष था बोर्ड का और ये उनके अंडर काम करते थे। अगला देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आता है मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो या जोदाड़ो की बात है। तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखल दास बनर्जी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी याद रख लेना आप। 1922 में, 1922 में मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो या फिर मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखलदास बनर्जी ने। आगे देखते हैं। तो प्राप्त स्थान कितने हैं? यानी जो सिंधु सभ्यता, ये पूरी की पूरी याद रखना एक सभ्यता है। यानी एक पूरी की पूरी, ये कह सकते हैं जैसा अभी धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है, वैसे ही इनकी एक सभ्यता होती थी जो लगभग सिंधु नदी के किनारे रहती थी। सिंधु नदी के किनारे रहती थी, इसलिए इनको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखते हैं। तो ऐसे कितने हैं? तो कुछ उस जमाने में शहर भी थे, कुछ गांव हुआ करते थे जो गांव में रहते थे। तो कुल मिला के जो आप बड़े बड़े देख रहे थे 6 गोले जो अभी मैंने मैप में दिखाए थे, वो एक बड़े बड़े शहर है। उसके अलावा भी छोटे छोटे शहर से तो कुछ साइट्स थी। तो इसकी अगर सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स देखें तो दो अफगानिस्तान में मिलती हैं, पाकिस्तान में आपको 475 मिलती है और इंडिया में 925 मिलती है। तो ये क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, पर आप याद रखना कि सबसे ज्यादा साइट इंडिया में मिलती है, कितनी मिलती है? 925। तो इंडिया का तो आप याद रखो ही, किसी का याद रखो या ना रखो। जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? सबसे ज्यादा गुजरात में मिलती है। सबसे ज्यादा साइट आपको मिलेंगी गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। सन 1922 में रखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित बौद्ध स्तूप, अब ये इंपोर्टेंट है, तो मोहनजोदड़ो की खोज कैसे हुई है? कि बौद्ध स्तूपों की खुदाई। ये जो बौद्ध स्तूप होते हैं, बौद्ध स्तूप क्या होते हैं? जो बौद्ध धर्म होते हैं, जो बौद्ध धर्म में जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों को स्तूप कहा जाता है। तो उन मंदिरों की खुदाई की है, तो बौद्ध धर्म के मंदिरों में खुदाई चल रही थी। तो बौद्ध स्तूपों की खुदाई के समय एक और सभ्यता का पता लगाया, क्योंकि प्रारंभ में इस सभ्यता के अवशेष सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए, इसलिए इसे समग्र रूप से सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। मैं फिर से समझा देता हूँ। ये आपने वो नदी देखी थी, यहीं पर मिला था आपको मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो क्या था कि आपकी जो सभ्यता थी, कौन सा? ये मंदिर। कौन से मंदिर? बौद्ध स्तूपों। तो बौद्ध स्तूपों की खुदाई की जाए, तो जब खुदाई की गई तो यहाँ से ईंट पत्थर वगैरह इस तरह की चीजें मिलने लगी। तो शुरुआत में तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब और खुदाई की गई तब पता चला कि यहाँ तो कोई एक सभ्यता, पूरी की पूरी सभ्यता रहती है। तो इसी सभ्यता को नाम दिया गया मोहनजोदड़ो। इस जगह का नाम पड़ा था मोहनजोदड़ो। एक किनारे से प्राप्त हुई, इसलिए समग्र रूप से इसको क्या कहा। और फाइनली ये आपका, जैसे अभी आपने देखा था ऊपर यहाँ पर रावी नदी के किनारे, ठीक है। और यहाँ पर देखा था चहुन मोहनजोदड़ो, यहाँ पर देखा था चहुंदड़ो, ये और ये। तो इन सबको, ये जो आपने देखा था ऊपर, अभी देखो ये नाम बताते हैं हड़प्पा। तो ये जो हड़प्पा था ना, ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, यानी ये सारे के सारे सिंधु नदी के किनारे ही है, ये सारे के सारे। तो इसलिए, हालांकि ये तो ये है, लेकिन वो सिंधु नदी में ही आके मिलती है फाइनली, रावी नदी भी। तो इसलिए इनको मिला के समग्र रूप से क्या नाम दे दिया? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे है। तो इस सभ्यता में क्या था? केवल 6 स्थानों को नगर की संख्या दी गई। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। वो कौन कौन सी है 6? हड़प्पा, जो मैंने आपको बताया रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चहुंदड़ो, ये मोहनजोदड़ो के नीचे है, लोकेशन पूछी जाती है कि मोहनजोदड़ो के दक्षिण में कौन सा है? तो चहुंदड़ो। ये तीनों की तीनों साइड कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, ये जो 6 की 6 स्थान थे, उस जमाने में यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजधानी थी, वो याद रखना मोहनजोदड़ो थी। मोहनजोदड़ो इनकी राजधानी हुआ करती थी।
बाकी 3 स्थान इंडिया में भी है इसके, जो बड़े बड़े शहर है उसमें से 3 शहर इंडिया में थे। एक था बनावली जो पड़ता है हरियाणा में, दूसरा था लोथल, लोथल मतलब गुजरात में पड़ता है, और तीसरा था कालीबंगन, कालीबंगन मतलब राजस्थान में। इसको याद रखने की ट्रिक बताई तो, बनावली मतलब हरियाणा, ये तो आपको करनी पड़े। लोथल मतलब ऐसे समझ लो लोटा लेके, तो आपने देखा होगा मालवाड़ी लोग लोटा लेके बहुत जाते हैं, तो लोथल मतलब गुजरात। ठीक है, कालीबंगन आपने देखा राजस्थान के लोग जो हाथ होती है महिलाएं वो बड़ी चूड़ियां पहनती है हाथों में, तो इसलिए आप याद रखते हैं कालीबंगन मतलब राजस्थान, यानी काली चूड़ियां राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी, अब जो सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी, जैसे आप देखोगे ना ये सिंधु घाटी सभ्यता, तो देखो ये सिंधु घाटी ये तो बड़े बड़े शहर है, इसके अलावा छोटे छोटे गांव वगैरह यहाँ 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 सब जगह फैली थी। तो कहाँ से कहाँ तक फैली, तो देखो ये कश्मीर, ये जो क्रॉस क्रॉस बना है, ये उत्तर में कहाँ तक है, तो मांदा तक, कश्मीर का मांदा। पूर्व में देखोगे तो कहाँ है, आलमगीर मेरठ, यूपी तक फैला है ये। और अगर आप इधर जाओगे तो कहाँ मिलेगा, सुक्त गैंडोर, ये लिखा है सुक्ता गैडोर या सुक्त गैंडोर, ये जगह मिलेगी आपको पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर। तो इधर यहाँ तक है। और महाराष्ट्र में कहाँ तक फैला है ये, तो महाराष्ट्र में भगत राव, तो ये 4 जगह लोकेशन याद रखना। तो दक्षिण में कहाँ है, महाराष्ट्र के भगत राव तक। आप पूर्व में देखोगे तो मेरठ, आलम आलमगीरपुर मेरठ, ठीक है। उत्तर में देखोगे तो मालदा या मांदा कश्मीर, और इधर देखोगे तो सुख्त गैंडोर आपका ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर। ये यहाँ तक फैली थी, ये पूरा ये एरिया किसका था, सिंधु घाटी सभ्यता का था ये पूरा एरिया, इसमें रहती थी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आप देखोगे तो देखते हैं कितना कितना एरिया है इसका। तो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये डाटा याद रख लेना पड़ेगा। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। अगर आप हड़प्पा ये जो जगह देखते हो ना, ये जो पूरा शहर फैला था वो जनरली आपको त्रिभुजाकार में फैला था इस तरह से, तो इसका त्रिभुजाकार में था। इसका जो विस्तृत क्षेत्रफल है, तो अगर आपको वो जगह पूछ ले, राज्य पूछ ले भारत के, तो कौन कौन से हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। मैं फिर बता देता हूँ, देखो ये भारत है, ये ऊपर है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये गुजरात वाला एरिया है, तो ये गुजरात में, गुजरात के ऊपर आपको राजस्थान मिलेगा, तो ये राजस्थान वाला एरिया हो गया, ये बॉर्डर वाला एरिया बिल्कुल। इसके बाद तुम और ऊपर जाओगे तो आपको फिर पंजाब मिलेगा, तो पंजाब वाला एरिया, अगर अब पंजाब से ही तो अलग हुआ है हरियाणा, तो हरियाणा में भी ये मिलेगा। और इधर देखो ये यूपी है, तो ये यूपी में भी मिलेगा। तो इंडिया का ये पूरे लाइन से है ये पूरे के पूरे, तो कौन कौन सा, गुजरात याद रखना, गुजरात के ऊपर राजस्थान है, राजस्थान के ऊपर पंजाब है, पंजाब के ऊपर हरियाणा है, और साइड में यूपी है, योगी बाबा। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, तो देखो पाकिस्तान में ये जो एरिया है ना, ये इसे सिंध प्रांत कहते हैं। और ये नीचे वाला एरिया है ये बलूचिस्तान वाला एरिया कहलाता है, बलूच लोग रहते हैं यहाँ पर। जैसे तुमने सुना होगा आजकल नए नए पाकिस्तान में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये बलूच आर्मी कर रही है, बलूचिस्तान वाले लोग हैं ये वाले लोग, ये बलूच लोग हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान। अब ये जो सिंध प्रांत है ना, आपने देखा होगा आपके यहाँ पंजाब है, ऐसे एक पंजाब इंडिया में तो एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पहले ये पूरा एक ही होता था पंजाब वाला एरिया, पूरा एक ही होता था। फिर बंटवारा जब हुआ तो आधा पाकिस्तान पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब, आधा पंजाब इंडिया में रहेगा, इसलिए पंजाब आपको 2 मिलेंगे इंडिया में भी, और पंजाब आपको 1 मिलेगा पाकिस्तान में भी। आगे देखते हैं, तो अगर मैं इस तरह से जो देखूंगा ना, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं नाप के देखूंगा इसकी जो लंबाई इस तरह से नॉर्थ से साउथ, तो ये कितना है, 1400 किलोमीटर तक में फैला है। और ये इस तरह से देखूंगा, यानी पश्चिम से पूर्व अगर इसका देखूंगा मैं क्षेत्रफल, तो ये आपको मिलेगा 1600 किलोमीटर। तो ये से ऐसे 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई, और ऐसे फैली सी ये 1400 किलोमीटर का। ये पॉइंट उतना इंपोर्टेंट नहीं है, ये आपसे पूछा जाता है, 12,99,600। ठीक है, कौन सी ऐसी सब कौन सी जगह थी इन 6 नगरों में से, कौन सा नगर था जो त्रिभुजाकार था, हड़प्पा। विस्तृत क्षेत्रफल कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि
सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत क्षेत्रफल कौन सा था? तो इनमें से ये नाम देंगे और आपसे पूछेगा, एक और मिला के दे देगा, जैसे आपको मध्य प्रदेश दे दिया या कोई और राज्य दे दिया, इस तरह से दे देते कई बार। ये विस्तृत क्षेत्र आप याद रखना। आगे देखते हैं, अब थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। हड़प्पा कहाँ पर है? तो हड़प्पा है पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे। अगर आप ये लोकेशन एक बार देखते हैं ना, आपको समझ में आता जाएगा। ओके दोस्तों, मैं एक बार इसे क्लीन कर लेता हूँ, 1 मिनट, तो आपको ये मैप अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये है हड़प्पा, ये दिख रहा है आपको हड़प्पा? हाँ, तो ये कहाँ है? रावी नदी के किनारे, लेकिन ये पाकिस्तान में है ये जगह। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले, तो ये जिला कौन सा लगता है? माउंट गोमरी, पाकिस्तान के में। ये आपसे नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, पर इम्पोर्टेंट है, आप एक बार को याद कर ही लेना। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। दूसरा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो, इन दोनों के बारे में बात करें तो ये दोनों ही पाकिस्तान के लड़काना जिले में पड़ते हैं और ये सिंधु नदी के किनारे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो के साउथ में कौन सा नगर था? तो चहुंदड़ो, ये भी आप याद रखना। ओके दोस्तों, मोहनजोदारो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, या नकलिस्तान का बाग भी कहा जाता है इसे। माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं जब खुदाई की गई थी, तो इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। चहुंदड़ों पर एक ईंट पर बिल्ली के पंजे के मतलब जैसे बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा था तो उसके पंजे के निशान मिलते हैं। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, बस ऐसे ही पढ़ देना। लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल, लोथल कहाँ पर है? तो भोगवा नदी के किनारे है ये। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे था ये लोथल। लोथल क्या था एक्चुअली में? यहाँ से व्यापार करते थे ये। तो ये एक तरह से बंदरगाह हुआ करता था उस जमाने में उनके लिए। कालीबंगन, ये राजस्थान में है, किस नदी के किनारे? इंपोर्टेंट है, ये नदी बहुत इंपोर्टेंट है। अगर लोथल देखेंगे तो भोगवा नदी के किनारे, और अगर आप कालीबंगन देखोगे तो घग्गर नदी के किनारे। आप ऐसे यहाँ रखना, राजस्थान में काली काली चूड़ियां जो महिलाएं होती है ना, भर भर के पहनती है, वो घर घर पहनती है, तो घर घर मतलब घग्गर, घग्गर नदी। ओके, अगला है बनावली। बनावली मतलब मैंने पहले ही बताया था, हरियाणा। इसमें मुख्य स्रोत खुदाई से मिले हैं, मकान मिले थे, मूर्तियां मिली थी, बर्तन इत्यादि चीजें मिली थी आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना आज के लिए कम, आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। बाकी हम कल और पढ़ेंगे इसको। आज शुरुआत की है इसलिए मैं आज उतना ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर अपन कल से इसको आगे बढ़ेंगे, इसको और पढ़ेंगे, फिर हम एक एक करके जितने भी 6 नगर थे ये जो मैंने आपको बताए थे, ये देखो, ये 6 के 6 नगर जो है, आप एक एक करके इन पर सब पे पढ़ना। हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, चहुंदड़ो, बनावली, लोथल, कालीबंगन, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफी है।